हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी एजुकेशन। सो फ्रेंड्स, हम बीए सेमेस्टर फर्स्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट आइडियाज़ इन एजुकेशन यानी कि शिक्षा की मूलभूत संकल्पना एवं विचार का यूनिट 2 का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे आज, संस्कृति और शिक्षा। यानी कि संस्कृति और शिक्षा से हमारा क्या तात्पर्य है। तो देखिए फ्रेंड्स, संस्कृति का तो आपको सीधे तौर पे मतलब पता होगा कि जिसे अंग्रेजी में हम कल्चर शब्द कहते हैं। तो कल्चर मतलब होता है कि प्रत्येक कोई भी राष्ट्र या कोई भी देश या कोई समाज होता है, उसकी एक अपनी संस्कृति होती है। ठीक है, जैसे हमारी भारतीय संस्कृति एक अलग है या किसी भी राष्ट्र की किसी भी देश की संस्कृति अलग है, एक दूसरे से भिन्न होती है। ठीक है, हम पढ़ेंगे कि संस्कृति और शिक्षा में क्या, संस्कृति और शिक्षा आपस में किस प्रकार से जुड़ी हुई है। तो संस्कृति और शिक्षा एक दूसरे से संबंधित है, यानी कि दोनों एक दूसरे से संबंधित कैसे हैं कि क्योंकि किसी भी समाज की जो संस्कृति होती है वो निर्धारित करती है कि उसके समाज की शिक्षा कैसी है ना। यानी कि उसके जो संस्कृत जो कल्चर होगा वैसा ही हमारी शिक्षा भी होगी। ठीक है, समाज के सांस्कृतिक आदर्श मूल्य जैसे होते हैं उसी को आधार बनाकर उस समाज की शिक्षा की संकल्पना की जाती है। यानी कि कोई भी समाज जिसके नैतिक आदर्श होते हैं, अपने सांस्कृतिक आदर्श होते हैं, तो उसी संस्कृति को आधार बनाकर हम शिक्षा की भी संकल्पना करते हैं। उसी प्रकार की शिक्षा भी उस राष्ट्र की होती है। तो जैसे हम उदाहरण के तौर पे फ्रेंड्स, जैसे यदि किसी समाज की संस्कृति के आदर्श और मूल्य लोकतांत्रिक है। ठीक है, लोकतांत्रिक मतलब आपको पता होगा जहाँ पे लोगों द्वारा बनाई गई सरकार होती है, जहाँ पे लोगों का शासन चलता है, जहाँ पर व्यक्ति अपने व्यक्ति को हर हर चीज बोलने की एक स्वतंत्रता मिली होती है। तो ऐसे राष्ट्र में जो उसकी शिक्षा होती है वो भी कैसी होती है, लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देने वाली होती है ना। और किसी समाज की संस्कृति अगर आध्यात्मिक मूल्यों पर ज्यादा बल देती है। ठीक है, आध्यात्मिक मूल्य मतलब होता है कि अगर हम स्पिरिचुअलिटी को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं, मतलब हम अध्यात्म की और चीज़ों को बढ़ावा देते हैं, तो हमारी जो समाज की शिक्षा होगी वो उसी पे निर्भर करेगी। यानी कि हमारी शिक्षा भी शैक्षणिक क्रियाकलाप और जीवन के नैतिक शाश्वत मूल्यों के विकास पर बल देगी। ठीक है, और यदि किसी समाज की संस्कृति अगर भौतिकवादी है, ठीक है, अगर वो भौतिकवादी मूल्य पर विश्वास रखती है, तो उस समाज की जो शिक्षा होगी वो भौतिक संसाधनों के संकलन पर अधिक बल देगी। तो देखिए फ्रेंड, जैसे आध्यात्मिक मूल्यों पर ज्यादा जोर देने वाली ज्यादातर हमारी क्या है, भारतीय संस्कृति है। यानी कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे आध्यात्मिकता को ज्यादा महत्ता दी जाती है, ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। तो हमारी जो संस्कृति में वेद शास्त्र उपनिषद ऐसी चीज़ें ज़्यादा है। तो हमारी जो वैदिक शिक्षा थी वो भी वैसी थी। उसी प्रकार से जो दूसरी कंट्रीज होती है जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा टेक्नोलॉजीज होती है, तो वो किसको महत्ता देते हैं, किसको इम्पोर्टेंस देते हैं, वो भौतिकवादी चीज़ों को, भौतिक वस्तुओं को ज़्यादा, उन पे ज़्यादा विश्वास करते हैं, उनके मूल्यों पे ज़्यादा विश्वास करते हैं। तो उनकी जो शिक्षा होती है वो भी उसी तरीके की होती है, भौतिक संसाधनों के संकलन पर अधिक बल देगी। तो यानी कि किसी भी देश की जैसे आदर्श और मूल्य होंगे, जैसे उसकी संस्कृति होगी, उसकी शिक्षा भी उसी के अनुरूप होगी। उसके बाद है कि संस्कृति किसी समाज विशेष की भावी शिक्षा को निर्धारित करती है। ठीक है, यानी कि जो भी संस्कृति या जो भी शिक्षा होती है वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती चली जाती है। यानी वो क्या करती है, कोई भी समाज होता है वो क्या चाहता है कि जो उसके मूल्य आदर्श होते हैं, जो उसकी सभ्यता है, जो उसकी संस्कृति है, वो दूसरे आगे भावी पीढ़ी को भी वही संस्कृति, वही मूल्य और वही परंपराएं मिले। यानी कि जो भी हमारे जो आदर्श मूल्य हैं हम उन्हें आगे वाली पीढ़ी में हस्तांतरित यानी कि ट्रांसफर करते चले जाते हैं। तो इस उद्देश्य की पूर्ति समाज शिक्षा के माध्यम से ही करता है। यानी अब इस उद्देश्य की पूर्ति किससे होगी, यानी हम किससे सीखेंगे अपने मूल्य, अपने आदर्श और अपनी सभ्यता और संस्कृति के बारे में, यानी शिक्षा के माध्यम से सीखेंगे। हमें एकमात्र शिक्षा ऐसा माध्यम है जिससे हमें सभी चीजों के बारे में ज्ञान होगा, अपनी संस्कृति के बारे में ज्ञान होगा। तो यदि शिक्षा इस लक्ष्य पूर्ति में असफल रहती है तो समाज विशेष उच्च शिक्षा के स्वरूप को बदलाव करता है। यानी कि अगर वैसी शिक्षा नहीं है जो हमारी परंपराओं को या हमारी सभ्यता को नहीं बता पाती, या हमारे मूल्यों
और आदर्शों को नहीं बता पाती, तो फिर क्या करते हैं, हम उस शिक्षा नीति में बदलाव करते हैं, यानी उच्च शिक्षा के स्वरूप में बदलाव करते हैं। तो फ्रेंड, संस्कृति का अर्थ पढ़ेंगे हम कि संस्कृति का अर्थ क्या होता है। सबसे पहले तो जो संस्कृति होती है, संस्कृति शब्द संस्कृत भाषा के सम उपसर्ग पूर्वक व क्री धातु के मेल से बना है। ये तो इसका शाब्दिक अर्थ है फ्रेंड। तो अर्थात जो संस्कृति होती है वो एक पूंजी है, यानी किसी भी देश की उसकी जो संस्कृति होती है वो एक संपत्ति होती है, एक पूंजी होती है, एक धरोहर होती है, जिसे प्रत्येक समाज जिसका प्रत्येक समाज अनुकरण करता है ना। तो जिसका संकलन सम्यक प्रकार से अनुभवों और प्रयोगों द्वारा किया जाता है, यानी कि हम क्या करते हैं, हम उसका अनुभव करते हैं, उनका प्रयोग करते हैं। इस प्रकार संस्कृति का शाब्दिक अर्थ क्या होता है कि किसी समाज और देश की, वही चीज जो मैं आपको पढ़ा रही थी कि किसी भी देश की परंपरा, विश्वास, मान्यता या खान पान, वेशभूषा इत्यादि जो समाज के द्वारा लंबे समय से प्रयोग ली जा रही है, यानी कि काफी टाइम से अगर एक जो, यानी कि संस्कृति क्या होती है, यानी वही चीजें, वही ऐसा देश जहाँ पे लंबे समय से एक ही परंपरा, एक ही विश्वास, एक ही मान्यताओं या खान पान या वेशभूषाओं पे एक विश्वास किया जाता है, तो ऐसी चीजें क्या बन जाती है, वो संस्कृति बन जाती है उस देश की, यानी कि जो समाज द्वारा लंबे समय से प्रयोग में ली जा रही है। अब किंतु संस्कृति का अर्थ इससे अधिक कहीं है, यानी मात्र संस्कृति इन पे डिपेंड नहीं है। संस्कृति समाज द्वारा निर्धारित नियमों, उपनियमों, दायित्वों, कर्तव्यों, मूल्यों, परंपराओं या मान्यताओं या विश्वासों का भी एक समुच्चय है। ठीक है, मात्र संस्कृति क्या है, केवल खान पान या भौतिकवादी नहीं है, अपितु वो अभौतिकवादी भी है, यानी कि इसमें हमारे मूल्य और आदर्शों का भी स्थान है, जहाँ हमारी मान्यताएं हैं, जहाँ हमारी परंपराएं, यानी प्रत्येक राष्ट्र की अपनी कोई ना कोई मान्यताएं होती हैं, तो वही उसकी एक पूंजी होती है, यानी किसी भी राष्ट्र की संस्कृति उसकी एक पूंजी के रूप में निर्धारित होती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो समाजशास्त्री है हमारे, उन्होंने संस्कृति को एक अपने अपने शब्दों में डिफाइन किया है। तो जैसे टाइलर एक हमारे समाजशास्त्री हैं, उन्होंने क्या कहा है संस्कृति के बारे में कि जो संस्कृति है एक जटिल संपूर्ण है, जिसमें ज्ञान, वो क्या बोलते हैं कि ये संस्कृति क्या चीज़ है, जिसमें ज्ञान है, होता है, विश्वास होता है, कलाएं होते हैं, नीति विधि, रीति रिवाज और समाज के सदस्य के रूप में मनुष्य द्वारा अर्जित अन्य योग्यता आदतें शामिल, यानी कि हम क्या करते हैं, हम उन चीजों को अर्जित करते चले जाते हैं, यानी कि हम उनको आत्मसात करते चले जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है संस्कृति। उसके बाद है एलवुड के अनुसार क्या है संस्कृति, कि संस्कृति में मनुष्य की संपूर्ण सभ्यता, यानी वो क्या बोलते हैं कि संपूर्ण सभ्यता है, वो मात्र नीति या विधि रीति रिवाज नहीं, अपितु वो क्या बोलते हैं कि हथियार, कपड़े, आश्रय, मशीनें, यानी कि जो उद्योग धंधे, यानी वो भौतिकवादी वस्तुओं के बारे में बात करते हैं कि वो चीजें जो जिसपे वो डिपेंड है, जिसपे आज का मनुष्य डिपेंड है, वो भी उसकी एक संस्कृति ही होती है, यानी कि यहाँ तक कि जो उद्योग की प्रणाली भी संस्कृति में शामिल होती है। ठीक है, तो ऐसे ही रेडफील्ड है, उनके अनुसार क्या है कि संस्कृति कला और उपकरणों से अभिव्यक्त परंपरागत ज्ञान का वह संगठित रूप है जो परंपरा के द्वारा संगठित होकर मानव समूह की विशेषता बन जाता है। इसी प्रकार से ओटावे के अनुसार उन्होंने संस्कृति को क्या बोला है, उनके हिसाब से जो संस्कृति है उस समाज की संपूर्ण जीवन पद्धति, यानी उनका उनका कहना ये है कि कोई भी किसी भी राष्ट्र या किसी भी समाज का जो भी कल्चर होता है वो उसका उसका उसकी वे ऑफ लाइफ है, यानी कि उस वो अपने कल्चर के हिसाब से ही हमेशा अपने जीवन पद्धति को, जीवन को ढालता है, अपने जीवन जीने के तरीके को बदलता है अपनी संस्कृति के अनुरूप। ठीक है, तो ये है समाज शास्त्रियों द्वारा संस्कृति के बारे में विचार, उनके किस प्रकार के विचार हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि संस्कृति की विशेषताएं क्या क्या है। तो फ्रेंड्स, ये जो कुछ पॉइंट्स है जो संस्कृति की विशेषता को डिफाइन करते हैं, तो अगर आपसे ऐसे एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा कि विशेषताएं, तो आप जैसे ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं उसको पॉइंट्स में कि जैसे संस्कृति की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं। तो संस्कृति जो भी आपको पता होगा कि मान्यताएं, परंपराएं या वेशभूषा इत्यादि सम्मिलित होती है संस्कृति में, तो इसका विश्लेषण में इसकी निम्नलिखित विशेषताएं, जैसे कि गतिशीलता। अब संस्कृति क्या है, हमेशा एक गतिशील यानी कि निरंतर चलने वाली
निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यानी किसी भी राष्ट्र की संस्कृति हमेशा सदैव ही चलती रहती है, यानी एक पीढ़ी से हमेशा दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होती रहती है। ठीक है, उसमें समय और परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी राष्ट्र, कोई भी देश या कोई भी समाज की संस्कृति बदलती ही नहीं है, यानी कि वो अपने नियम, अपने समय और परिस्थिति यानी सिचुएशन के हिसाब से बदलती भी रहती है। संस्कृति समय के अनुसार कुछ विशेषताओं को छोड़ देती है, यानी कि क्या करती है वो टाइम के हिसाब से चलती है, और कई ऐसी रूढ़िवादी हमारी सोच होती है, रूढ़िवादी हमारी सभ्यताएं होती है जिनको अनुसरण आगे वाली भावी पीढ़ी नहीं करती। तो कुछ ऐसी विशेषताएं होती हैं, या आप कुछ भी बोल सकते हैं, वो छोड़ देती है और समय के अनुसार कुछ नया भी जोड़ लेती है। ठीक है, अब जैसे कोई भी समाज है, अब हमारी, आप देखेंगे कि हमारे ही कल्चर में या भारतीय कल्चर में या भारतीय संस्कृति में ऐसी बहुत सी चीजें थी जो अब नहीं है। ऐसी संस्कृति हमारी कोई भी ऐसी चीजें थी, जैसे कि हमारी कोई भी मान्यताएं या हमारी पुरानी परंपराएं जिन्हें भावी पीढ़ी नहीं मानती। ठीक है, तो ऐसी चीजें जो हम कुछ विशेषताओं को छोड़ देते हैं और कुछ को हम नया जोड़ लेते हैं अपने अनुभव के द्वारा, यानी अपने नए ज्ञान के द्वारा हम उन संस्कृति में अपने विशेष ज्ञान को जोड़ते चले जाते हैं। किंतु संस्कृति अपने मूलभूत मूल्य और आदर्शों को कभी नहीं छोड़ती, लेकिन कुछ मूलभूत मूल्य और आदर्श होते हैं जिनको कोई भी कभी भी नहीं छोड़ा जा सकता। तो ये है कि संस्कृति एक गतिशील है, यानी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अब दूसरा है कि संस्कृति अर्जित गुणों का समूह है। अब अर्जित गुणों का समूह क्यों है? क्योंकि हम अर्जित कर रहे हैं कोई ना कोई समाज से, जो भी हमारे कल्चर है, हमारे कल्चर में जितना भी जो भी हमारी मान्यता है, हम क्या करते हैं उनको, हम उनको उनके उनके अनुरूप चलते हैं, उनको आत्मसात करते हैं। तो वो हमने अर्जित करें, वो सारे गुण जो हमें संस्कृति से मिले हैं वो हमने क्या करें, उनको अर्जित किया है, उनको लिया है, उनको उनको यानी कि हमने उनको सीखा है। संस्कृति किसी समाज विशेष या राष्ट्रीय व्यक्ति द्वारा अर्जित गुणों का समुच्चय होता है। यह गुण उसमें अपनी आवश्यकताओं, यानी ये गुण कहाँ से आते हैं उसमें, यानी वो अपने नीड्स के हिसाब से, अपने मूल्यों या विश्वासों के हिसाब से ध्यान में रखकर करता है। तो ये था संस्कृति अर्जित गुणों का समूह है। तीसरा है कि संस्कृति संचारशील है। संचारशील कैसे है? यानी कि संस्कृति मात्र ये नहीं है कि केवल केवल एक भावी पीढ़ी से दूसरी भावी पीढ़ी को मिलता चला जाता है, यानी कि एक कम्युनिकेशन भी होता है हमारा आपस में। ठीक है, हमारे जो अनुभव है हम उनको आगे शेयर करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम केवल फॉलो करते हैं किसी भी कल्चर को, बल्कि हम अपने अनुभव से, अपने नए ज्ञान से उन चीजों को आगे, यानी कि पुरानी पीढ़ी को भी, पुरानी पीढ़ी से भी साझा करते हैं। तो एक तरीके से संस्कृति संचारशील होती है हमेशा। तो संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचारित होती है। जब यह संचरण होता है तो उसकी कुछ विशेषताओं में वृद्धि होती है, कुछ विशेषताओं को वह छोड़ देती है जैसे मैंने बताया था, और कुछ विशेषताओं को नई पीढ़ी, पुरानी पीढ़ी के अनुभवों का लाभ उठाती है। यानी कुछ ऐसे अनुभव होते हैं जिससे पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी के अनुभवों का लाभ उठाती है। ऐसा नहीं है कि हम केवल पुरानी पुरानी वस्तुओं या पुराने भौतिक चीजों से ही सीखते हैं, अपितु हम अपने नए ज्ञान को अपनी पुरानी पीढ़ी से भी साझा करते हैं, और उनको भी ये अनुभव, ताकि वो भी इन अनुभवों का लाभ उठा सके। तो कुछ विशेषताओं को छोड़ देती है और कुछ को नहीं या नहीं को स्वीकार, यानी कुछ ऐसी चीजें होती है जिन्हें हम स्वीकार नहीं करते। ये प्रत्येक राष्ट्रीय, प्रत्येक समाज में ऐसा है। ठीक है, अब आगे है कि संस्कृति अर्जित संपत्ति है। एक अर्जित संपत्ति है क्योंकि जैसे मैंने फ्रेंड्स आपको बताया है कि संस्कृति एक हमारी पूंजी है, एक संपत्ति है जिसके अनुरूप हम किसी भी देश का नेतृत्व होता है। तो संस्कृति किसी समाज विशेष व्यक्ति द्वारा अर्जित गुणों का समूह है। ये गुण विशेषताएं कालांतर में समाज के साथ जुड़कर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संस्कृत होने लगते हैं। अब संस्कृति जो है मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। ठीक है, यानी कि मानवीय आवश्यकता यानी मनुष्य की जितनी भी आवश्यकताएं होती हैं उनको संस्कृति ही पूरा करती है। कैसे पूरा करती है? कि जब कोई व्यक्ति किसी असमंजस में रहता है, यानी हमें जब समझ नहीं आता कि हमें क्या कार्य करना चाहिए या हमें किस किस दिशा में जाना चाहिए, तो वो एक तरीके से उसका पथ प्रदर्शक का कार्य करती है, एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करती है। तो उस समय व्यक्ति द्वारा क्या किया जाना चाहिए, क्या नहीं किया जाना चाहिए, जो उस
समाज के आदर्शों के अनुकूल हो, यानी कि जो हमारी सोसाइटी के जो भी आदर्श है उसके जो अनुकूल होता है, हम उसी बात को निर्धारण करके उस व्यक्ति की सहायता करती है। तो संस्कृति उस व्यक्ति की सहायता करती है। तो इस तरीके से जो संस्कृति होती है वो मानवीय आवश्यकताओं को पूरी करती है, यानी जितनी हमारी आवश्यकताएं, जितने मनुष्य की आवश्यकताएं, उनको भी पूरा करती है। तो प्रत्येक समाज की विशिष्ट संस्कृति होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि हर समाज की एक अपनी अपनी संस्कृति है, हर समाज की संस्कृति की एक अपनी विशेषता है। तो प्रत्येक समाज की एक विशिष्ट संस्कृति होती है जिसके दायरे में मनुष्य क्या करता है, अपने जीवन पद्धति को चलाता है। तो संस्कृति किसी समाज की जीवन शैली से जुड़ी है। जो समाज जिस रूप में होता है, संस्कृति भी उसी रूप में होती है। मतलब समाज एक तरीके से, संस्कृति आपस में एक दूसरे के पूरक है, यानी वो आईना है जो संस्कृति उसको दिखाती है और उसी के अनुरूप समाज चलता है। जैसे कोई समाज भौतिकवादी, जैसे मैंने आपको बताया था कि कई ऐसी कंट्रीज होती हैं, कई ऐसे राष्ट्र हैं जहाँ पे उतना आध्यात्मिकता को जोर नहीं दिया जाता, यानी भौतिक वस्तुओं पे ज़्यादा बिलीव किया जाता है, टेक्नोलॉजीज पे, उपकरणों पे, उद्योग धंधों पे। तो उनकी जो संस्कृति होती है उसी के अनुरूप ढलती रहती है, उनकी जो मान्यताएं होती हैं वो उन्हीं के अनुरूप ढलती है, वो उसी चीज को सिखाते हैं आगे अपनी भावी पीढ़ी को भी वही चीजें हस्तांतरित करते हैं। और कहीं ऐसा समाज होता है जहाँ पे उस संस्कृति का मूलाधार क्या होता है, आध्यात्मिकता होती है। जैसे हमारा भारतीय संस्कृति, एकमात्र हमारा भारतीय कल्चर होता है जहाँ पे आध्यात्मिकता अधिक है। तो हम भी क्या करते हैं, हम कहीं ना कहीं हम तकनीकी से जुड़े रहते हैं, किंतु हम कहीं ना कहीं अपने आध्यात्मिक गुणों को दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित करते चले जाते हैं। सांस्कृतिक भौतिक और अभौतिक दोनों प्रकार की होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि वो भौतिक भी होती है, भौतिक और अभौतिक, यानी कि वो भौतिक वस्तुओं का भी निर्धारण करती है, भौतिक वस्तुओं को भी आत्मसात करती है। जितने भी जो हमें अपने निजी जीवन में चाहिए होते हैं, जो हमें दैनिक जीवन में चाहिए, जो हमें अपने जीवन शैली को चलाने के लिए चाहिए, ऐसी और अभौतिक जो हमारी मान्यताएं हैं, जो हमारी परंपराएं हैं, जिसे हम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित करते हैं। तो हस्तांतरण की इस प्रक्रिया में थोड़े बहुत परिवर्तन भी होते रहते हैं, यानी कि जो संस्कृति होती है हमेशा एक परिवर्तनशील है, यानी सदैव जो बदलने वाली, ऐसा नहीं है कि वो स्थिर है एक जगह, यानी वो अपने मूलभूत मूल्य और आदर्शों को तो रखती है, साथ में वो बदलती ही रहती है। इसीलिए संस्कृति सदैव परिवर्तित होती रहती है, यानी कि चेंज होती रहती है, किंतु अपने मूलभूत सिद्धांतों को कभी नहीं छोड़ती। तो फ्रेंड्स, ये संस्कृति में सामाजिक गुण निहित होते है ना, बिना सामाजिक गुणों की तो कोई संस्कृति नहीं होती, उसमें कोई ना कोई गुण अवश्य ही होते हैं। किसी भी राष्ट्र या समाज की संस्कृति, समाज के गुण निहित होते हैं, यानी उस समाज में जो भी हमारे मूल्य आदर्श होते हैं, जो भी किस तरीके का हमारे हमारे मॉरल वैल्यूज, हमारे जो भी, वो सब समाज में पाए जाते हैं, समाज के गुण में निहित होते हैं। तो ये वे गुण हैं जिन्हें समाज अपनी वर्तमान और भावी पीढ़ी में हस्तांतरित करता है। तो वही गुण हम क्या करते हैं, अब जैसे हम जो भी अपना कल्चर आगे फॉलो करते हैं, वही गुण भी तो हम आगे हस्तांतरित करते करते चले जाते हैं। तो संस्कृति के ये गुण, जिन्हें उस समाज विशेष के गुण कहा जाता है, जो मिलकर ही संस्कृति को विशिष्ट बनाते हैं, यानी कि हमारे एक संस्कृति को विशिष्ट बनाते हैं, यानी संस्कृति के वह गुण जितने भी हमारे संस्कृति में बहुत जो विशेषताएं हैं वो। अब संस्कृति कितने प्रकार की होती है फ्रेंड्स, तो देखो ये भौतिक है और ये अभौतिक है। यानी कि भौतिक वही मैंने आपको बताया पीछे, यानी व्यक्ति जो जीवन शैली के अनुरूप चलता है, जो अपने दैनिक जीवन में उसको काम आते हैं, वो चीजें भौतिक संस्कृति है। भौतिक संस्कृति में हमारा खान पान हो जाता है, हमारी वेशभूषा हो जाती है, हमारा रहने का ढंग या हमारा काम करने के उपकरण, उद्योग धंधे, हमारी टेक्नोलॉजी, ये सब हमारी भौतिक संस्कृति है, किसी भी राष्ट्र की, किसी भी देश की या किसी भी समाज की। और दूसरा है अभौतिक संस्कृति। संस्कृति वो चीजें जो हम अपने मूल्य और आदर्शों पर, यानी कि वो वैल्यूज जो हमें अप्रत्यक्ष रूप से मिलती चली जाती है, यानी इसके अंतर्गत किसी समाज विशेष के वे आदर्श, यानी हमारे आदर्श, मान्यताएं, मूल्य, यानी जो भी है समाज में, जो व्यक्ति के व्यवहार को संचालित और वह नियमित करते हैं, यानी हमारे व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं, हमारे व्यक्तित्व को एक अच्छा बनाते हैं, एक व्यक्तित्व में बदलाव करते हैं, अबौद्धिक संस्कृति। और जैसे भाषा,
हमारी भाषा, हमारा साहित्य, हमारा इतिहास, कला, संगीत, ये सब क्या है? ये अभौतिक संस्कृति है जो प्रत्येक राष्ट्र की प्रत्येक प्रत्येक समाज की होती ही होती है। कोई ना कोई उसकी अभौतिक संस्कृति हमेशा उससे जुड़ी हुई होती है। तो ये थी फ्रेंड्स संस्कृति के प्रकार, भौतिक एवं अभौतिक। तो फ्रेंड्स हमने आज संस्कृति और शिक्षा को आपस में किस प्रकार से उनका संबंध है, वो संस्कृति के अर्थ, उसकी विशेषताएं और संस्कृति के प्रकार के बारे में पढ़ा है। तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को, और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।